बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है लेक्चर का दैट इज़ एल्गोरिथम एंड सूडोकोड। एल्गोरिथम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया हुआ था। एल्गोरिथम हमारे पास क्या था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था। इस लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ सूडोकोड के बारे में पढ़ेंगे कि सूडोकोड की सिंप्लीफिकेशन क्या है। सूडोकोड को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हमारे पास लॉजिक डिज़ाइन है, दूसरा हमारे पास कोडिंग है। लॉजिक डिज़ाइन क्या है, कोडिंग क्या है। व्हाट इज़ लॉजिक डिज़ाइन? इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिज़ाइंड। इस पार्ट में हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक को डिज़ाइन करते हैं। वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स। हम इस लॉजिक डिज़ाइन में स्पेसिफाई करते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है और उनका सीक्वेंस क्या है। जैसा कि हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसमें हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं और सीक्वेंस को फॉलो करते हैं कि पहले कौन सा स्टेप जो है परफॉर्म किया जाएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म किया जाएगा अनटिल अनलेस जब तक हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो जाती। इसी तरह से लॉजिक डिज़ाइन में हम उसको डिज़ाइन करते हैं लॉजिकली। यहाँ पर कोई फिज़िकल डिज़ाइन इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। लॉजिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो फिज़िकली मौजूद नहीं होती, लॉजिकली ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो लॉजिकल डिज़ाइन में हम अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करने से पहले लॉजिकली अपनी माइंड में एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं और इनका सीक्वेंस क्या है। लॉजिकल डिज़ाइन में मल्टीपल हम टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से अपने प्रोग्राम को हम लॉजिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम डिफरेंट लॉजिकल डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सपोज़ डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम वहाँ पर ERD एक लॉजिकल डिज़ाइन होता है, मींस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। वहाँ पर हम बताते हैं कि एंटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, और इसके अलावा इन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डिफरेंट टाइप के लॉजिकल डिज़ाइंस को यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपने ये चीज़ों को देखना है कि लॉजिकल डिज़ाइन हमारे पास क्या है। कि लॉजिकल डिज़ाइन में सबसे पहले हम स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंट स्टेप्स को और रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये स्टेप्स हमारे पास क्या होते हैं, ये स्टेप्स हमारे पास ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स, तो स्टेप हमारे पास कौन कौन से हैं और इनका सीक्वेंस क्या है। लॉजिकल डिज़ाइन में सिर्फ हम ये दो चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोडिंग। कोडिंग में क्या करते हैं, इन दिस पार्ट द एल्गोरिथम इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम। हम इस पार्ट में अपने प्रोग्राम, अब जो हमारे पास एल्गोरिथम होता है उसको हम एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किसी ना किसी एल्गोरिथम को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। उस लैंग्वेज के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को कोड करते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं कोडिंग। द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के जो भी स्टेप्स होते हैं जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक इसके स्टेप्स हो सकते हैं। द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम आर ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शंस। जो भी एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं, हर एल्गोरिथम के स्टेप को हम ट्रांसलेट कर देते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस में ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास C++ है, जावा है, ये भी हमारे पास C++ हो गया, ये भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा ये भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक हो गया। तो जिस प्रोग्रामर की जो है वो एक्सपर्टीज़ होंगी उसके मुताबिक वो इन एल्गोरिथम की इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा।
अगर आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि यह सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है। सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब वहाँ पर जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का वर्ड पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देखें आप, कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में उन जो भी आप ये स्टेप्स को कोड करते हैं उसको आप इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में किसी भी लॉजिकल डिज़ाइन को, स्टेप्स को इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की ऑब्वियसली लैंग्वेज होगी। वो लैंग्वेज हो सकता है C++ आप यूज़ करें, हो सकता है जावा यूज़ करें, हो सकता है विजुअल बेसिक यूज़ करें, दैट इज़ अप टू यू। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस लैंग्वेज के ऊपर एक्सपर्टीज़ हैं, किस लैंग्वेज में आपकी स्किल्स हैं, उसके मुताबिक आप किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कोड करते हैं। ठीक है, तो कोड करने का मतलब है कि जो भी आपने एल्गोरिथम में स्टेप्स लिखे हुए हैं उसको आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम है कि सपोज हम एक आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है कि इस स्टेटमेंट का आपने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है। तो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम इनपुट्स 2 नंबर्स। ये जो आपको एग्जांपल में एल्गोरिथम जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर हम 2 नंबर्स को एज अ इनपुट लेते हैं, कैलकुलेट सम, उनका हम सम कैलकुलेट करते हैं एंड देन डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑन स्क्रीन, और जो भी उसका रिज़ल्ट होता है हम उसको स्क्रीन पे शो कर देते हैं। अगर आप एल्गोरिथम की डेफिनेशन को अपने माइंड में लेके आएँ तो डेफिनेशन इसकी हमने ये पढ़ी थी, जो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो पहला इसका हमारे पास स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा। जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखेंगे तो इसका सबसे पहला स्टेप हमेशा हमारे पास स्टार्ट होगा। तो नंबर 1 हमारे पास स्टार्ट। अब यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग एल्गोरिथम टेक 2 नंबर्स, 2 नंबर हमने लेने हैं। तो इनपुट ए हमने सपोज कर लिया कि ए हमारे पास फर्स्ट नंबर है, तो इनपुट ले लिया ए। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट बी, क्योंकि हमने 2 नंबर्स लेने थे तो इनपुट ए 1 नंबर हो गया, इनपुट बी सेकंड नंबर हमारे पास हो गया। तो हमने ये पहली वाली जो रिक्वायरमेंट है कि इनपुट 2 नंबर्स जो हमने लेने थे कि एल्गोरिथम इनपुट 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स हमने इनपुट ले लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैलकुलेट सम। अब हमने कैलकुलेट करना है सम, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्योंकि हमने 2 नंबर्स लिए, इन दोनों नंबर्स के दरमियान हमने सम लेना है, तो हम यहाँ पर करेंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लाइन देखें कि लिखा हुआ है देन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। फिर उसके बाद इसके रिजल्ट जो हैं वो स्क्रीन पे आपने शो करने हैं। तो स्क्रीन पे शो करने के लिए कि डिस्प्ले सम, तो जो भी इसके रिजल्ट आएंगे उसको हमने डिस्प्ले करवा देना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास होगा एंड। तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि इसका सबसे पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होता है और इसका लास्ट स्टेप हमेशा एंड होता है। दरमियान में जो हमारे पास स्टेप्स होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू एग्जांपल है एल्गोरिथम की। उसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, या एल्गोरिथम आपको क्या शो कर रहा है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम इनपुट्स रेडियस फ्रॉम द यूज़र से एक इनपुट लेना है रेडियस एंड कैलकुलेट्स द एरिया, और उसके बाद हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का यहाँ पर आपको फार्मूला दिया हुआ है हिंट में फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया इक्वल्स टू 3.14। अब 3.14 क्या है, क्योंकि हमारे पास 3.4 किसकी वैल्यू है, पाई की। पाई जो है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आपने मैथ पढ़ा हो तो मैथ में आपने पाई की वैल्यू यूज़ की होगी। पाई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि हम अपनी प्रोग्रामिंग में पाई को एज अ सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं 3.14। और उसके बाद हमारे पास रेडियस है, रेडियस और ये वाला रेडियस। अगर आपने मैथ में ये फार्मूला यूज़ किया हो तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आपने मैथ में इस तरह का ये फार्मूला इस्तेमाल किया होगा। दोबारा से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एरिया के लिए आपने मैथ में जो फार्मूला यूज़ किया हुआ है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। ये मैथ में यूज़ करने का तरीकाकार है, लेकिन हम इसको अपनी प्रोग्रामिंग में
या कंप्यूटर में इस फार्मूला को ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी प्रोग्रामिंग में मैथ के जो फार्मूलाज हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको एल्गोरिथम एक्सप्लेन करती हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से इस एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप हमारे पास स्टार्ट होगा। स्टार्ट के बाद इन्होंने कहा, अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो इनपुट रेडियस, हमने रेडियस लेना है इनपुट, तो इनपुट जो है रेडियस हम किस में ले लेते हैं कि हमारे पास स्मॉल वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं आर। तो इनपुट रेडियस इन आर, हमने रेडियस जो है वो आर में वैल्यू इनपुट करवा ली है। एरिया इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, जैसे कि हमें हिंट दिया गया है। हम रेडियस पूरा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, रेडियस की जगह हम सिंपल आर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद देखें डिस्प्ले एरिया, जो भी कैलकुलेशन आई है, जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं उसको जो है डिस्प्ले करवा देना है। डिस्प्ले के बाद हमारे पास सबसे लास्ट वाला स्टेप होगा एंड। तो ये था हमारे पास कि हम किस तरह से एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं अगर हमने एरिया कैलकुलेट करवाना हो। सबसे पहले हमने स्टार्ट ले लिया, इनपुट ले लिया रेडियस में, उसके बाद एरिया कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हमने इसके रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवा दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू एग्जांपल है कि किस तरह से हम एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें, द फॉलोइंग कैलकुलेट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एवरेज स्पीड ऑफ VMS इन टाइम। हम यहाँ पर स्पीड के लिए v इस्तेमाल कर रहे हैं और वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, और टाइम के लिए t वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इट शुड इनपुट एवरेज स्पीड v, एवरेज स्पीड के लिए हम v वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ आप देखें एवरेज स्पीड v एंड टाइम t। हिंट में आपको फार्मूला दिया हुआ है ये s इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, जस्ट हमने इस फार्मूला को कैलकुलेट करना है। हमें स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड और उसका टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एल्गोरिथम हमारे पास क्या है। एल्गोरिथम में जैसा कि सबसे पहला स्टेप हमारे पास है स्टार्ट, सेकंड में हमने लिया इनपुट एवरेज स्पीड इन v, हमने v में इनपुट ले ली है स्पीड। ऐसे देखिए आप, v हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें हमने इनपुट ली है एवरेज स्पीड, और उसके बाद जो है इनपुट टाइम इन t, और t में जो है टाइम इनपुट ले लिया है, और उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है s इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। जो भी v मल्टीप्लाई बाय t के जो रिजल्ट्स होंगे, v मल्टीप्लाई बाय t के जो रिजल्ट्स होंगे वो s में स्टोर हो जाएंगे। मीन्स ऐसे देखिए आप, s इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t, इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो स्टोर हो जाएंगे s में, ठीक है। s में जब स्टोर होंगे तो ये हम यहाँ हम क्या करेंगे, प्रिंट s की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करवा देंगे। प्रिंट डिस्प्ले वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट के लिए प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड का मतलब है कि हमने यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं वो शो करवाने। उसके बाद सबसे लास्ट हमारे पास स्टेप होगा एंड। अब ये तो थी कुछ एग्जांपल्स कि हम किस तरह से एल्गोरिथम जो है अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से स्टेप्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एल्गोरिथम के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रेड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूस का मतलब है कम करना, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है पेचीदगी, मुश्किलात को कम करना। अब एल्गोरिथम के ज़रिए हम किस तरह से अपनी मुश्किलात को कम करते हैं। राइटिंग एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम सेपरेटली सिंप्लीफाइज द ओवरऑल टास्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू सिंपल टास्क। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वाइल राइटिंग द एल्गोरिथम, जब हम एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं, वी कैन फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हमारा मेन फोकस होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। हम किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम छोटे छोटे स्टेप्स में लिख लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा, अगर हमने दो वैल्यूज़ को इनपुट लेना है तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट इनपुट ए इनपुट बी, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन डिस्प्ले सम, उसके बाद रिजल्ट एंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है, एल्गोरिथम इज रिटन
सो दैट द कोड में बी रिटर्न इन एनी लैंग्वेज। एल्गोरिथम को चूँकि हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लेते हैं और उसके बाद उसको कोड कर देते हैं, तो कोड करने के लिए कोई भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा जावा, C++, विजुअल बेसिक। यूजिंग द एल्गोरिथम द प्रोग्राम कुड बी रिटर्न इन विजुअल बेसिक, जावा एंड C++ एक्सेट्रा। चूँकि एल्गोरिथम हमने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, उसके बाद आप जिस मर्जी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के ज़रिए आपने एल्गोरिथम लिख दिया है और उसके बाद सिर्फ एक ही लैंग्वेज को उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नो, ऐसा नहीं है। अब एल्गोरिथम हमने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया, आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप है ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एल्गोरिथम से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को लर्न या याद नहीं करना पड़ता। इट इज़ रिटन इन एन इंग्लिश लाइक मैनर। इसको सिंपल हम इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास लास्ट स्टेप। चलिए हम आज रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, सूडो कोड क्या है। सूडो कोड में हम एक जो है सूडो कोड को हम दो फॉर्म्स में सिंप्लीफाई करते हैं। एक हमारे पास है लॉजिक डिज़ाइन, दूसरा हमारे पास था कोडिंग। लॉजिक डिज़ाइन में क्या था कि लॉजिक डिज़ाइन में हमने उसको सिंपल जो है अपनी किसी प्रॉब्लम को लॉजिकली डिफाइन कर देना होता है कि ये हमारे पास ये हमारी प्रॉब्लम है, इसके ये स्टेप्स हो सकते हैं और ये उसका सीक्वेंस हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा था कोडिंग। कोडिंग में क्या था, जो भी हमने स्टेप्स लिखे होते थे उसको उन स्टेप्स को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखी थी एल्गोरिथम की, जिसमें हमने दो नंबर्स को इनपुट सम करवाना था। तो हमने क्या किया था, दो नंबर्स इनपुट लिए थे, फिर इसका सम करवाया था और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले करवा दिया था। इसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल देखी थी जिसमें हमने एरिया कैलकुलेट करना था। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने रेडियस में इनपुट ले ली, उसके बाद एरिया कैलकुलेट किया और इसके जो रिजल्ट्स थे वो हमने डिस्प्ले करवा दिए। इसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल थी। उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमने स्पीड को कैलकुलेट करना था। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने वी में एवरेज स्पीड वैल्यू इनपुट करवाई थी और टी में टाइम इनपुट करवाया था और उसके बाद हमने स्पीड कैलकुलेट करके इसके जो रिजल्ट्स थे वो डिस्प्ले करवा लिए थे। ये थे हमारे पास एल्गोरिथम के कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद हमने देखा कि एल्गोरिथम को यूज़ करने के हमारे पास फ़ायदे क्या हैं। तो 3 फ़ायदे हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी में हमने देखा कि हमारी जो मुश्किलात हैं वो कम होती हैं बाय यूजिंग एल्गोरिथम। किस तरह से, क्योंकि हमने अपनी प्रोग्राम को छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर देना होता है, जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है उसको वो कम हो जाती है, जिससे हमारी जो एल्गोरिथम जो प्रोग्राम हमने कोड करना होता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। दूसरे हमने देखा था इंक्रीज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो हमारे पास एल्गोरिथम होता है उसको हमने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है, तो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि C++ के लिए एक जो एल्गोरिथम लिखा है वो अलग होगा, C के लिए अलग होगा, जावा के लिए अलग होगा। ऐसा हो कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पर हम जो एल्गोरिथम लिखते हैं उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस जो भी चूँकि हमने जो प्रोग्राम हमारे पास एल्गोरिथम होता है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान होता है। तो यहाँ तक अपने लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। अगर किसी टॉपिक की किसी पॉइंट के समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।